Hello students, welcome back at Dikshant's EduTech. This is our part 3 of the topic addition. ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. क्या क्या हमने पढ़ा है पार्ट 1 पार्ट 2 में, आइए एक बार देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये अपना पार्ट शुरू करते हैं. पार्ट 1 में हमने ये दो टॉपिक्स क्लियर किया था, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में जाना था और एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स के बारे में जाना था. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, ठीक है. उसके बाद पार्ट 2 में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे. वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से. जैसे सपोज कीजिए इन ए बैग. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया भी था सॉल्व करने के लिए, अगर आपने देखा होगा तो सॉल्व भी किया होगा. जैसे इन ए बैग देयर आर 3870 small beads and 3960 big beads. ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा अगर आपने वो वीडियो देखा है तो, और नहीं तो एक बार हम लोग फिर से एग्जांपल देकर फिर आगे बढ़ते हैं. तो इतना, ये जो है हमारा स्मॉल बीट्स का नंबर है और ये हमारा इधर गया बिग बीट्स का नंबर है. तो अब हमें बताना है हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन ऑल. हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन द बैग. ठीक है, बैग में कितने बीट्स हैं ये हमें बताना है. तो बैग जो होगा, अब बैग में दो तरह के बीट्स हैं, एक छोटे और एक बड़े. तो कितने बीट्स हैं, अब बीट्स ही हैं, छोटे हैं या बड़े, तो हमें क्या करना है, इसको नंबर को ऐड करना पड़ेगा. शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरे डिटेल में नहीं बताऊँ. डिटेल में आपने ऑलरेडी पार्ट 2 में समझा है. हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बीट्स निकालने के लिए द टोटल नंबर ऑफ बीट्स आर नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है. और एक बात मैंने बताया था कि जब भी हम किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे. एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 या 3 बार भी पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. क्योंकि हमें पता तभी चलेगा कि हमें करना क्या है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, ठीक है. तो ये चीज़ हम लोग सेकेंड पार्ट में समझे थे. अब हम लोग इस पार्ट में क्या समझेंगे कि कैसे हम लोग वर्ड को फ्रेम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को फ्रेम करते हैं. फ्रेम करना मतलब खुद से एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना, है ना, और उसके बाद सम को एस्टिमेट करना. तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से आगे समझेंगे. फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि जैसे आप मार्केट में गए, आपने पेन खरीदा, कॉपी खरीदा, ठीक है. मान लीजिए आपने 5 पेन्स खरीदा, उसका कॉस्ट हो गया आपको 35 रुपीज़, और आपने 5 कॉपी खरीदा. 5 कॉपी का कॉस्ट है 100 रुपीज़, 125, है ना. 35 हो गया आपका पेन का प्राइस और 125 हो गया कॉपी का प्राइस. अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको टोटल शॉपकीपर को पैसा कितना देना है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है. हो सकता है आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आप नहीं समझ पाए, लेकिन अगर आप किसी का हेल्प लेना चाहते हैं, आप किसी से पूछेंगे ना कि मुझे कितना पेमेंट करना है, वैसे तो शॉपकीपर बता देगा, बट सपोज कीजिए शॉपकीपर, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि शॉपकीपर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे ये जो 35 और 125 जो आपको दो वैल्यूज मिला है, आप जिनसे भी हेल्प, मान लीजिए आपका फ्रेंड है बगल में, वो हो सकता है आपके भैया है, आपसे बड़े हैं, उनको पता होता, आप उनसे पूछेंगे ना कि भैया मैंने 5 पेन्स खरीदा या पेन्स खरीदा जिसका कॉस्ट ₹35 था, और फिर मैंने कॉपीज खरीदा कुछ जिसका कॉस्ट था ₹125, तो अब मुझे शॉपकीपर को कितना पैसा देना है. तो ये जो आपने पूछा, आपने क्या किया, एक वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम कर दिया, ठीक है ना. तो ये चीज हम सीखेंगे. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं है, हमें खुद से एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करके प्रॉब्लम्स को फ्रेम करना है. तो जैसे कि ये तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने इसको सिर्फ सॉल्व किया है. अब अगर सपोज कीजिए इस तरह का है कुछ आपके पास क्वेश्चन,
आपके बुक में कुछ इस तरह का है 26 प्लस 43 ये है। अब आपको ये एक इसका आंसर ही बताना है, लेकिन उससे पहले आपको इस सिचुएशन पर एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करना है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। 26 और 43 क्या हो सकता है। तो जैसे सपोज कीजिए आप घर से आते हैं, और जब घर से आते हैं तो आप कुछ खाने पीने की चीज़ भी लाते हैं। मान लीजिए टॉफ़ी आपको इस बार मिला है, या आपको कई दिनों से मिल रहा था, आपने उसको कलेक्ट करके रखा था, और आपका फ्रेंड उसको भी टॉफ़ी मिला है, उसने भी कुछ कलेक्ट करके रखा है। तो आप पाते हैं कि आपके पास 26 टॉफ़ीज़ हैं और आपके फ्रेंड के पास 43 टॉफ़ीज़ है। तो अब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितने टॉफ़ीज़ होंगे ये आप जानना चाहते हैं। तो इसी को अब हम लोग थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, फ्रेम, यही कर रहे हैं हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, दैट आई हैव टोटल 26 टॉफीज, या आई हैव 26 टॉफीज इन ऑल, या सिंपली आई हैव 26 टॉफीज लिख सकते हैं। एंड माई फ्रेंड हैज 43 टॉफीज। ये हो गया, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब आपको पूछना क्या है कि हाउ मेनी टॉफीज आर देयर इन ऑल। आपको ये पता करना है टोटल कितने टॉफीज हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हाउ मेनी टॉफीज आर देयर इन ऑल, क्वेश्चन मार्क। तो अभी आपने क्या किया कि एक छोटा सा सिचुएशन था और उस पर आपने एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर दिया, ठीक है ना। छोटा छोटा नंबर था तो आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर दिया। अब अगर सपोज कीजिए कुछ बड़ा नंबर भी आ सकता है, या एक और छोटा सा प्रॉब्लम ही पर बात करते हैं, जैसे 21 प्लस 23 इज इक्वल टू हाउ मच। अब ये एक फिर से एक आपके पास प्रॉब्लम है, इसको आपको फ्रेम करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए आपको लग रहा है ना कि क्लास में आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनका नंबर कुछ लग रहा है ना। तो आप इसको बड़ा सिंपल सा एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं, जैसे देयर आर 21 गर्ल्स and 23 boys in our class. What is the total number of students in our class? ये कह सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज को अगर हम कॉमनली अगर कहें तो हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। देयर आर 21 गर्ल्स, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे ऐसे घेर कर लिख देते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब फाइंड लिखेंगे तो फिर फुल स्टॉप नहीं मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, फुल स्टॉप देंगे। तो इस तरह से हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने बुक में देखिएगा, और भी अगर कुछ होगा तो इसी तरह से आपको बनाना है। सिचुएशन इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करना है, नंबर्स को देख के आपको ये करना है कि क्या हो सकता है। अब 21 23 था तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हो गया।
अगर बड़ा नंबर, चलिए एक और देख ही लेते हैं, एक बड़ा नंबर मान लिया गया 247 प्लस, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं नंबर 483 प्लस 578 इज इक्वल टू वॉट। अब ये इसको भी आप अपने स्कूल से रिलेटेड कर सकते हैं, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि देयर आर 483 गर्ल्स एंड 578 बॉयज इन आवर स्कूल, है ना। पूरे स्कूल की बात करें, अभी क्लास की बात हम कर रहे थे, पूरे स्कूल में इतने गर्ल्स और बॉयज हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयर आर 483 बॉयज, आई एम सॉरी, देयर आर 483 गर्ल्स एंड 578 बॉयज इन आवर स्कूल। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड इन आवर स्कूल, या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। इस तरह करके आप एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसको आप खुद से एक बार ट्राई करें, प्लस आपके बुक में अगर दिया है तो उन्हें भी आप जरूर करें। अब हम लोग एस्टिमेटिंग सम करना सीखेंगे, एस्टिमेट करना। तो एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं कि एस्टिमेट का मतलब क्या है। एस्टिमेट का मतलब होता है टू गेस, लिख देते हैं यहाँ पे, एस्टिमेट द, मतलब एस्टिमेट का मतलब होता है गेस, गेस करना। अब गेस हम लोग कब करेंगे, तो ऑब्वियसली जब हमें ऐसी सिचुएशन आएगी, हम जब जानते नहीं होंगे, कंफर्म नहीं होंगे, तभी हम गेस करते हैं, राइट। जैसे आपको बाजार जाना है, वही सिचुएशन लेते हैं, आपको पेन खरीदना है और कॉपी खरीदना है। तो आपको तो पता नहीं है कि पेन का क्या प्राइस होगा या कॉपी का क्या प्राइस होगा, है ना। अगर आप पहले खरीदे तो शायद आपको अंदाजा होगा, लेकिन कुछ ऐसा चीज आप खरीदने जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम आप खरीदने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हाँ ये रेट है, बट हो सकता है कि उससे बढ़ गया हो या घट गया हो, या वो वाला कॉपी भी कई साइज के होते हैं, तो जो जिस साइज का आप लेना चाहते हैं उसका आपको प्राइस का पता नहीं हो, या पेन थोड़ा और आप जो पहले लेते थे वो नहीं दूसरा तरह का लेना चाहते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, गेस करते हैं कि हाँ मुझे 2 पेन लेना है तो मे बी 25 रुपीज़ में हो जाएगा, और 2 कॉपी लेना है तो मे बी वो 48 रुपीज़ में हो जाएगा या 55 रुपीज़ में हो जाएगा। तो अब आपने 55 और प्लस 25 जब आप किया, तो अब यहाँ पे ये है कि 2 पेन आपने 25 में गेस किया है, बट हो सकता है कि 2 पेन आपका 30 में मिल जाए, और आपने गेस किया कि 55 में आपको 2 कॉपी मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है 60 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप 25 प्लस 55 अगर लेकर जाते हैं तो चांसेस है कि आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, कम हो जाए आपका पैसा। तो आप क्या करेंगे, उसको एस्टिमेट कर लेंगे कि नहीं 25 का मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है 30 मिले, और 55 का मैं कॉपी सोच रहा हूँ तो हो सकता है 60 मिले। तो अब आप क्या करेंगे, 60 प्लस 30 करके 90 रुपीज़ लेके जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बोरो नहीं लेना पड़ेगा, आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 80 रुपीज़ लेकर जाते हैं 25 प्लस 55, और अगर आपका जो एस्टिमेट है वो गलत निकल गया, आपका आगे और ज़्यादा प्राइस हो गया, तो फिर आपको वहाँ बोरो करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसी के लिए हम लोग एस्टिमेट भी करते हैं। या एक बजट वगैरह भी बनाना होता है घर में, मम्मी पापा आपके घर में अगर बजट बनाते हैं तो वो भी एक एस्टिमेट ही करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली पता नहीं है कि उस मंथ में उनको कितना खर्चा हो जाएगा, तो वो एक गेस करते हैं, एक एस्टिमेट करते हैं। तो कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ फिगर हो। अब एस्टिमेट भी 2 तरह का होता है, एक तो हमारे पास कोई फिगर ही नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, और एक होता है कि हमारे पास नंबर्स है। तो नंबर्स है तो कैसे गेस करेंगे, और नंबर्स नहीं है तो उसके लिए भी अभी हम लोग उसको नहीं सीखना है, उसको हम लोग बाद में कभी सीखेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम लोग ऐसे सिचुएशन में एस्टिमेट करेंगे जब हमारे पास नंबर्स हैं। तो चलिए समझते हैं पहले उसको एग्जाम्पल से। जैसे हो गया 27 प्लस 66, अब इसको एस्टिमेट करना है। तो देखिए पहले हम लोग को क्या करना है कि ये 2 नंबर्स को अलग अलग एस्टिमेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेट द सम। एस्टिमेट द सम, तो ये 2 नंबर्स है, तो दोनों नंबर्स को हम लोग अलग अलग एस्टिमेट करेंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन कैसे देंगे इसका, 27
राउंड्स टू, अब जनरली जब 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसको हम लोग हंड्रेड्स सॉरी टेंस में एस्टिमेट करेंगे। अब टेंस में एस्टिमेट करना है तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे 27 है तो 27 को आप लिख सकते हैं 2 टेंस प्लस 7 वंस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ये जो देखिए 2 टेंस और 7 वंस है, तो ये 7 वंस 2 टेंस के बाद क्या आता है आपका 3 टेंस आता है ना। या चलिए ऐसे मत समझिए, इसको हम लोग थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। ये आप हमारा नंबर है 27, तो 27 के बाद अगर हम टेंस की केवल बात करें तो कौन सा टेंस आएगा, तो 3 टेंस आएगा। 27 के पहले कौन सा टेंस था, तो 2 टेंस था। अब आपको ये ध्यान देना है कि 27 ये जो नंबर है हमारा जिसको हमें एस्टिमेट करना है वो किसके क्लोज है। ये 2 टेंस मतलब 20 के क्लोज है या 3 टेंस 30 के क्लोज है। तो आप पाएंगे कि 27 जो है 30 के क्लोज है ना, क्योंकि 27 में आप मात्र 3 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन 20 में आने के लिए 7 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें 3 मतलब बहुत एक छोटा नंबर ही प्लस करना पड़ रहा है। तो हम लोग 27 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो 3 टेंस यानी 30 हो जाएगा। तो ये 27 राउंड टू क्या हो जाएगा 30। उसी तरह 66 राउंड्स टू। अब आप देखिए 66 जो है, अगर आप देखें इसके बाद कौन सा नंबर आता है 7 टेंस आता है, और इसके पहले क्या आएगा तो 5 टेंस होगा, मतलब ये 50 होगा पहले और बाद में होगा 70। टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, है ना। टेंस में जैसे 5 टेंस 6 टेंस 7 टेंस, तो सॉरी यहाँ पे 5 टेंस नहीं 60 होगा 6 टेंस, क्योंकि 60 के बाद ही 66 आता है, तो 6 टेंस होगा पहले और बाद में होगा 7 टेंस। अब आप देखिए तो 66 किसके क्लोज है, 60 के क्लोज है या 70 क्लोज है। अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 60 हो गया, फिर 61, फिर 62, फिर 63, 64, 65, 66, 67, 68, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, एक बार फिर से लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 60 हो गया, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। हमारा नंबर कौन सा है 66 है, और इसके पहला वाला टेंस है 60 और बाद वाला टेंस है 70। अब आप देखिए तो 66 का क्लोज कौन सा है 70 है या 60, 70 है, तो हम जो क्लोज होगा वही वाला टेंस यूज करेंगे, तो 66 राउंड्स टू क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब हम लोग को एस्टिमेट करना है सम, थस एस्टिमेटेड सम (30 + 70 = 100। So this is our answer। तो आई होप समझ में आएगा, बस यही देखना है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे 83 + 14, ठीक है, ये इसका हमको एस्टिमेटेड सम करना है। तो यहां अभी मैं 83 को राउंड ऑफ करूंगा राउंड्स टू क्या हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पे 83 है, तो 83 के पहले क्या होगा, अगर टेंस की बात करें तो 8 टेंस और बाद में क्या होगा 9 टेंस। अब आप लिखेंगे तो बहुत लंबा लगेगा, आप काउंट करिए। 80 के बाद क्या था 81, 82, 83, मतलब 83 जो है 80 के पास में ही है, फिर 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 थोड़ा दूर है, 8 टेंस मतलब 80 करीब है, तो ये क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए। उसी तरह 14 राउंड्स टू 10 हो जाएगा। थस एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा,
80 और प्लस 10 90। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो बस यही हमें करना है, देखना है कि किसके करीब है। ओके, और इसके अलावा हम लोग हंड्रेड्स या थाउजेंड्स को के नियरेस्ट में एस्टिमेट करना सीखेंगे, बट वो हम लोग आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अभी आप फिलहाल टेंस तक ही सीखें, है ना। और तो इसी के साथ हमारा ये ऑलमोस्ट जो सीखना था इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार हम लोग उन सबको एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो भी हमने सीखा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि मतलब एंड करने से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? फर्स्ट हमने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसमें हम दो तरह का प्रॉपर्टी सीखे थे, एक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी और एक दूसरा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ये था बेसिकली हम लोग 2 नंबर्स के लिए हम लोग यूज करते थे, और ये 3 और मोर, माने 3 या उससे ज्यादा भी हो तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा में हम लोग जाने थे एडेंड्स के बारे में। एडेंड्स क्या होता है? जो दो नंबर, जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, द नंबर्स दैट वी ऐड, द नंबर्स दैट वी ऐड। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जिन नंबर्स को ऐड करते हैं वो एडेंड्स होते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता था? सम। तो सम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? द रिजल्ट ऑफ एडिशन। ये जाने थे, एडेंड्स जाने थे, सम जाने थे, और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जाना, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी जाना, और एक प्रॉपर्टी था हमारा एडिशन विथ जीरो। एडिशन विथ जीरो मतलब जब हम जीरो से किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही होगा। जैसे 3, 4, 5 में जीरो ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3, 4, 5, नो चेंजेस। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग ऑलमोस्ट सीखे हैं, और प्लस एडिशन भी सीखे हैं ऑब्वियसली। एडिशन भी हम लोग दो तरह का सीखे हैं, एक विथ ग्रुपिंग और एक विदाउट ग्रुपिंग। दो तरह का, एक विथ ग्रुपिंग और सेकेंड विदाउट ग्रुपिंग। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए ये ऐड एंड सम क्या होता है, प्रॉपर्टीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। ये तो हम लोग सीखेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे आप, तो उससे क्लियर होगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर अभी आप कर लेते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमें एडिशन भी करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लियर नहीं है तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 3 है इस वीडियो का, मतलब इस टॉपिक का, वो भी कंप्लीट हो जाता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।